Assalamu alaikum. Today our lecture number 7 is taken from chapter number 2 and we are discussing about the topic equilibrium and condition of equilibrium. Now let us start topic 2.10 equilibrium. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कंडीशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। 2.10 इक्विलिब्रियम इट इज स्टेटेड दैट इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, इस पे कहा जा रहा है कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लग रही हैं, जिस तरह हमने बात की थी कि कपल में बात की थी, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था कि हमारे पास दो फोर्सेस लग रही थी। इसी तरह हमने बात की थी कॉन्करेंट फोर्सेस में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशन बताई गई है कि यहाँ पे भी एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस एंड टॉर्क एक्टिंग टुगेदर, इसमें फोर्सेस का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पे टॉर्क का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टुगेदर देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो वहां पे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन ना एग्जिस्ट करे, मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई अगर फोर्स लगा रहा है किसी भी बॉडी पे तो वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। तो ये तो होगी फोर्स की बात। इसी तरह एज वेल एज टॉर्क की बात की जाए तो हमारे पास टॉर्क में क्या होता है कि किसी बॉडी को अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही है और वो रोटेट ना हो, तो उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में भी कोई चेंज ना आए तो इस चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज आपके सामने पड़ी हुई है टेबल पे, तो जिस तरह आपके पास यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक बुक की जो कि एक टेबल पे पड़ी हुई है, तो इसमें हमारे पास एक एक्शन फोर्स डाउनवर्ड वेट लग रहा है, ठीक है। ऑपोजिट में उसके रिएक्शन में, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ था एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऑन द टेबल। उसके बाद जो टेबल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन शो करेगी जो कि एक नॉर्मल फोर्स से अपवर्ड शो किया जा रहा है, तो हमारे पास वो इसको बैलेंस आउट करेगी, जिसकी वजह से ये एक रेस्ट पोजीशन पे मौजूद है। तो ये पोजीशन हमारे पास रेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम डिस्कस करने के लिए इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स डिस्कस की जाएगी तो उसमें सबसे पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कोई टाइप्स नहीं है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे मौजूद है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, वो बॉडी अगर वो रेस्ट पे मौजूद है तब वो आपके पास स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद होगा। जिस तरह कोई भी अब बुक पड़ी हुई है तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास एग्जांपल किसकी हुई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल बनी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल में यही वर्डिंग में लिखा हुआ है, अ बुक रेस्टिंग ऑन द टेबल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें हमने स्टैटिक देखा, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक में पाई जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप की तरफ जो कि है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक होता है मोशन में अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में पाई जाए, कोई चीज मूव कर रही है, तो उस टाइप पे हमारे पास कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कहलाएगी जब वो मोशन में होगी। तो वो हमारे पास कैसे कहलाएगी वो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिस तरह अगर आप गाड़ी की स्पीड रखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर कुछ देर बाद भी देखें तो वो तब भी आपके पास 20 किलोमीटर पर सेकंड ही है, तब वो कहलाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी तब उसको हम कहेंगे डायनामिकली इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसमें अगर डिफरेंट फोर्सेस कोई भी एक्ट कर रही हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हमारे ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्सेस डिफरेंट एक्ट कर रही होंगी। तो इसमें भी कहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर द बॉडी इज सेड टू बी, जो बॉडी होगी हम उसको कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाई जा रही है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं एक सीडी की, सीडी हमारे पास अगर वो रोटेट कर रही है, ठीक है,
तो रोटेशन में भी वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर पैराशूट ऑन करेंगे तो पैराशूट ओपन करते हुए कोई भी पर्सन नीचे आ रहा है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉप डाउन होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा। जहां पे भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो वो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स यहाँ पे देते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक हम देते हैं रोटेशनल। तो डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब भी कोई बॉडी क्या होगा स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में जा रही होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही होगी, तो हम उसको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। जिस तरह हमारे पास ये पैराशूट वाली एग्जांपल है, ये हमारे पास पार्ट ए की एग्जांपल है जो कि इसकी टाइप ए है, ठीक है, डायनेमिक ट्रांसलेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है डाउनवर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो उसमें हम देखेंगे कोई भी चीज रोटेट कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है तो उसको हम डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कि जिस तरह अभी सीडी की बात की गई है, तो सीडी अगर मूव करेगी तो वो हमारे पास एक डायनेमिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो इसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है 2.9, जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी चीज अगर अपनी रेस्ट पोजीशन पे है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, या उस पे सेवरल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, या उस पर टॉर्क लग रहा है, तो वो अगर उसका कोई इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस ना हो जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सके, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। फिर हमने टाइप्स देखी इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने डायनामिक वाली देखी और स्टैटिकली देखी। स्टैटिकली की हमारे पास कोई टाइप्स नहीं थी, और उसके बाद डायनेमिकली की हमने टाइप्स डिस्कस की। अब हम चलते हैं उसकी कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन में हम देखेंगे, तो कंडीशन में हम देखते हैं कि जो कि 2.11 टॉपिक है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। तो अभी सबसे पहले हम 2.11.1 देखेंगे जो कि फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन से डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कि एक पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस का लगना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो जब हम इन सब फोर्सेस को आपस में एडअप करें और आपस में इक्वल टू जीरो आंसर है, इन सब फोर्सेस का आंसर इक्वल टू जीरो आए, तब आपके पास क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे F1 F2 जितनी भी मल्टीपल फोर्सेस हैं, F3 अप टू सॉन Fn तक जितनी भी फोर्सेस होंगी सबको ऐड कर दिया जाए और आंसर जीरो आ जाए, तब उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम इसको रीड आउट करते हैं, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जब आपके पास सब फोर्सेस का वेक्टर सम लिया जाए एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तब हमारे पास वो जीरो कंसीडर किया जाए, देन इट इज सेट टू बी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तब हमारे पास वो फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स 1 है, फिर फोर्स 2 अप टू सॉन फोर्स 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे हम रोटेट करके वापस आ जाते हैं उसी पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं होता, चाहे वो एक्स कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट हो, दोनों का समीशन आपके पास जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का समीशन यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का समीशन जब जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अकेला जीरो होना चाहिए, ये भी अकेला जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक भी कोई इनमें से जीरो ना हुआ तब आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हमने दोनों को जीरो करना पड़ेगा, तो एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी उसका जीरो होना चाहिए। तो हमने इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लिया और एग्जांपल के थ्रू भी देखा और इक्वेशंस भी इसकी देखी, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे डिपेंड करता है और फोर्सेस का जीरो होना लाजमी होता है। तो अब हम चलते हैं इसके सब हेडिंग 2 पे, जो कि है 2.11.2, जिसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन में जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने देखा था फोर्सेस और टॉर्क। तो फोर्सेस का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। अगर आपके पास वेक्टर सम, जिस तरह आपके पास वहां पे था वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पे हमने कहना है वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क acting on a body is zero, then it is said to be second condition of equilibrium। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी टॉर्क एक्ट किए जा रहे हैं तो उनका जो समीशन है वो जीरो के इक्वल आए, तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 आपके पास अप्लाई किया जा रहा है अप टू सॉन
टॉर्क एन। तो आपके पास आंसर अगर 0 के इक्वल आता है तब उसको हम कहते हैं नेट टॉर्क इक्वल टू 0, और वो हमारे पास कौन सी कंडीशन कहलाएगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखेंगे आइडियल केस में, ठीक है, कि आइडियल में हमारे पास क्या होता है, क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं टोटल नेट टॉर्क की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क इन क्लॉकवाइज एंड समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आता है, तो ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो अब हम चलते हैं इसकी लास्ट हेडिंग की तरफ, जो कि इसकी सब हेडिंग है 2.11.3। तो इसमें हम देखेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपको नाम से पता चल रहा है कि कंप्लीट, कोई चीज कंप्लीट होती है तो हम उसको कंप्लीट कहा जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो, मतलब कि इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब उसको हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हेन द फोर्स, ठीक है, जो फोर्स एक्टिंग हो रही होगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस मीन दैट देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब समीशन आपके पास 0 होना चाहिए। सो इट विल बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे रोटेशन तो होती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स लग रही है, और जहाँ पे फोर्स लगती है तो वहां पे हमेशा ट्रांसलेशन मोशन होती है। लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क में हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है वो रोटेशनल फोर्स होती है, इसी वजह से हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई अगर की जाए, व्हेन दी सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि देयर इज नो टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे कोई भी टॉर्क अगर एक्ट नहीं हो रहा और फोर्स भी एक्ट नहीं हो रही, ठीक है, फोर्स को भी मैंने फार्मूला इक्वेशन लिखी और हमने लिखी टॉर्क की भी इक्वेशन लिख ली, तो जिसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं टॉर्क में और ट्रांसलेशन को कंसीडर करते हैं फोर्स में, तब हमारे पास वो बॉडी एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में पाई जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो जहां तक तो हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स देख ली, जिसमें इक्विलिब्रियम हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कंडीशंस देखी, ठीक है। तो अब हमने उसकी कंडीशन जब हमने पढ़ ली, ठीक है, तो अब हमने उसमें से देखना है कि 3 कंडीशन में से, जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और कंप्लीट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, तो वहां पे हमने इस चीज को अप्लाई कर देना है। तो इस असाइनमेंट 3 में आप देखेंगे कि हमारे पास वेरीफाई करना है विच कंडीशन सेटिस्फाई इन दीज 3 फिगर्स, इन 3 फिगर्स में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो आपने 1 बाय 1 इन तीनों फिगर्स को लेना है, ठीक है, और इन तीनों फिगर्स को देखना है और इन तीनों फिगर्स का कंक्लूजन निकालना है कि आपके पास इस फिगर में कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, सेकंड एक फिगर में आपके पास कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या तीनों भी हो सकती हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं थर्ड कंडीशन जो सी आपके पास यहाँ पे है, थर्ड फिगर, तो थर्ड फिगर में कौन सी कंडीशन अप्लाई की जाती है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमारी असाइनमेंट नंबर 3 यहाँ तक थी। तो आज का लेक्चर नंबर 7 यहीं तक था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम देखा और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखी। तो इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन हमने डिस्कस की, उसके बाद एट द एंड हमने असाइनमेंट 3 यहाँ पे डिस्कस की, और असाइनमेंट 3 आपके होम टास्क है जो कि आपने घर में करना होगा। तो अभी के लिए थैंक यू।